ये मेन स्ट्रीम से यूट्यूब पे चली गई और आप यूट्यूब से मेन स्ट्रीम पे ए तो जरा समझाओ या की तरफ से बस यूं गए रास्ते में मुलाकात भी नहीं। ए जरा समझाओ। क्रिस क्रॉस। आपने जैसे अभी याद कराया तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था इस बात पे कि आप अल्फाज बोल देते हैं और अल्लाह ताला फिर लाज रख लेता है। बेशक। मैंने बिल्कुल आप सही याद कर रहे थे कि मैंने सबसे कहा था कि विद इन 3 मंथ्स हम लीनियर पे होंगे और ये गुस्ताखियां था, ये गुस्ताखी यूट्यूब पे। यूट्यूब लेकिन नहीं साहब, आप इससे ये इनसे पूछे ना कि इनको कैसे पता था एग्जैक्टली कि 3 माह के बाद ये मेन स्ट्रीम पे जी पूछे आप पूछे स्टेटमेंट हो सकती है, हम कह सकते हैं कि एक आपने गुमान किया। अच्छा, उससे पहले कास्ट बता दूं आपको, या कि फिर आपको लगता था कि आप सबकॉन्शियसली आप इस चीज को पहले से बना चुके थे कि वर्चुअल माइंड में। इसमें मैं एक बात ऐड कर दूं, इसमें जो मुझे थोड़ी बहुत फील आई थी उस वक्त, मैं जाता था इनके सेट पे, मैं इसलिए नहीं जाता था, हम उस शो को लेना चाहते थे ARY पे। अच्छा, मैं इसलिए जाता था बार बार। ठीक है। मुझे ARY की जो मैनेजमेंट और मालकान भेजते थे कि जाके देख के आओ कैसा शो हो रहा है, मैं और मेरा प्रोड्यूसर जाते थे। असल में जब आगा माजिद और सलीम अलबेला वहाँ से छोड़ के आए आफ्ताब इकबाल साहब को, तो उनकी जो एक ज़हनी उस वक़्त हालत थी और उनकी जो कैफियत थी, और वो हनी अलबेला इवन, और वो डिस्टर्ब थे। बिल्कुल। मुझे ये लगा कि हारून रफीक साहब जो है ना, इनको भी अंदाजा नहीं था कि रिजल्ट क्या होगा। ये ना उनको हौसला देने के लिए और एक जो है ना वो पुश करने के लिए, और एक बस हम बहुत जल्द जो है वो अचीव करेंगे और हम जो है ना आएंगे सेटेलाइट पे, आएंगे सेटेलाइट पे आएंगे, ये कहते थे उनको। आगे तो आप खुद बताएं, आप तो इधर ही, आप कहाँ चले कैसे, मतलब आपको कैसे पता था, ये बताएंगे, क्योंकि ये मैं भी सोचती हूँ। और आपने ARY की बात की, उस वक्त मेरी मीटिंग भी हुई थी, मैं आपके शो का हिस्सा बनते बनते रह गई थी, आपको याद है? इससे हम मैनिफेस्टेशन का हिस्सा भी कह सकते हैं। और मुझे थोड़ा सा डाउट था, मैं देखा करती थी आपका शो ना उस पे यूट्यूब पे, लेकिन मुझे लगता था कि शायद ये उस तरह से नहीं आ सकेगा, क्योंकि इतने हाईली पेड आर्टिस्ट थे जो सारे आपके साथ जुड़े थे। तो सोशल मीडिया पे उसको बरकरार रखना, इतने पैसे सबको देना, इतना बजट मैनेज करना, और 1 साल के एडवांस पैसे दिए हुए थे ना सबको। वो मैं बड़ी हैरान हुई थी। तो ये प्लीज बताएं, आपको कैसे पता था 3 माह में? अच्छा, इसका जवाब देते हुए ना मैं इस तरह जवाब देना चाहूँगा जैसे मैं अपनी बेटियों से बात कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में कामयाबी का एक कुलिया होता है। जी। तो मैं चाहूँगा कि मैं आज वो, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें कुछ हिस्सा मैनिफेस्टेशन का मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। सबसे पहले आप ये ज़हन में रखें कि जब आप किसी महंगी एयरलाइन में सफ़र कर रहे होते हैं तो आप सो भी जाते हैं। Exactly. आप एक लोहे की ट्यूब में हैं और कई हज़ार फुट बुलंदी में हैं, लेकिन आप सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई बहुत शानदार इंजीनियर है जिसने ये जहाज़ बनाया, आपको यकीन है बहुत शानदार पायलट है जो इसको चला रहा है, और जितनी महंगी एयरलाइन होती है आप कहते हैं पायलट उतना ही शानदार है। सही बात। तो आपकी लाइफ का जहाज़ जो है वो अल्लाह ताला खुद चला रहा है। बेशक। तो जब आप इस फीलिंग के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे ना कि जो पायलट मेरा जहाज़ इस वक्त चला रहा है, मैं सो भी जाऊँगा ना वो सही चलाएगा। पहले तो आप अपने जहन में ये बात बिठा लें कि जितना बेहतर उसको पता है आपकी डेस्टिनेशन, किसी को नहीं पता। यकीन होना चाहिए। देखें, मैंने इनसे ये कहा था, और ढारस बंधाने के लिए तो अपनी जगह, लेकिन मैं उनको इतना एडवांस ना देता पहले। अगर वो मेरे जहन में होता हम इतनी जल्दी चले जाएंगे, मेरे कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी लग गए क्योंकि हम जल्दी चले गए। हुआ ये कि मेरा पहला शो अपलोड होता है 0 सब्सक्राइबर्स पे। मैं पूरी रात, अब मैं क्योंकि आपसे ज़्यादा नई नस्ल से बात कर रहा हूँ, मैं पूरी रात बैठ के देखता हूँ 1 सब्सक्राइबर हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, और मेरा एक बहुत बेस्ट फ्रेंड मुझे कॉल करता है 500 पूरे हो गए। दूसरा एपिसोड अपलोड होता है दूसरे दिन, और 3 दिन के अंदर मेरा चैनल 10,000 सब्सक्राइबर से ऊपर चला जाता है और मोनेटाइज हो जाता है। वंडरफुल जी। अच्छा, जब ये हुआ तो उससे पहले मैं कभी भी 0 सब्सक्राइबर्स पे इतना महंगा शो होता है तो मैं उसको अपलोड ना करता। हो गया। फिर जब मुझे पहली कॉल ही जियो से आई थी। अच्छा। सबसे पहले आप यू जस्ट इमेजिन कि एक आदमी अपने घर से उठा है, घर में ही उसने बैठ के एक चीज़ें बनाई हैं। सबसे पहली कॉल वहाँ से आई, फिर 1-2 और चैनल से आई, इवन GNN से भी आई, ARY से भी आई। ARY मुझे पर्सनली भी चैनल पसंद था, है। और दूसरा इसमें ख़ास बात ये थी कि जो मुझे ARY से कॉल आई थी वो अम्माद यूसुफ साहब ने की थी, और वो बड़ी डायरेक्ट कॉल थी। मुझे मज़ा इस बात का आया कि कोई लंबी बात नहीं कि जी आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका काम पसंद आया। ये उन्होंने सीधा कहा कि भाई हम आपके साथ शो बनाना चाहते हैं, आप बनाना चाहते हैं। 3 शो नहीं मेरे अपलोड हुए थे या 4।
मैंने कहा जी बनाना चाहते हैं तो कल आ जाओ। कराची गए आप? मैं कराची चला गया, मैं जाके बैठा एंड आई थॉट कि मुझे उन्हें बताना पड़ेगा कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और मैं थोड़ा उस पर वो था भी कि यार मैं बताऊंगा भी ज़रा जाके ना, और मैंने कितना पढ़ा हुआ है या क्या मेरा एक्सपोजर है। मैं जाके बैठा तो ही सेड के जल्दी से बताएं आपको क्या चाहिए, शो स्टार्ट करें। तो उसके बाद द फर्स्ट गाय आई मेट वाज नईम हनीफ। मुझे उनकी कॉल आई थी जी कि हारून रफीक साहब लाहौर पहुंच रहे हैं जी, आप इनसे मीटिंग करें और शो की तैयारी। आप थे और हसनैन नाफिर थे। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि जब मैं कराची गया तो मैंने अमाद भाई को कहा, अमाद भाई ने मुझे कहा कि शो के बारे में क्या ख्याल है आपका, कैसा होना चाहिए ऐसा। मैंने कहा जी आप ये शो बनने दें जैसा मैं बता रहा हूँ, और मुझे 6 महीने दे दें, ये शो टॉप रेटेड होगा। उन्होंने मुझे आगे से जवाब ये दिया, टेक इट ईजी, हम आपसे नहीं कह रहे आप इसको टॉप रेटेड करें, कंटेंट अच्छा बनाएं, टेक इट ईजी। मैंने कहा मैं इजी ही करके आपको बता रहा हूँ। ये अब होशियारियां बनने जा रहा है, अब होशियारियां, गुस्ताखियां से होशियारियां बनने जा रहा है। होशियारियां, राइट। मैंने उन्हें कहा कि मैं इजी करके बता रहा हूँ, वरना मैं 3 महीने कह देता और 2.5 महीने बाद शो टॉप कर रहा था। आप, इसका मतलब है कि सबकॉन्शियसली बहुत स्ट्रांग है। नईम साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप दोनों भाई क्यों लगते हैं? आपने तो दोस्त बताया, मुझे शक है कि आप दोनों भाई हैं। ऐसे पता करना पड़ता है, मुझे लग रहा है सेम टू सेम लग रहे हैं दोनों, ऐसे लग रहा है तो यही जाने दोनों, ऐसे पता है करना ना? ये क्या चक्कर है? अच्छा, दोस्त बनते ही वो हैं जिनकी तबीयतें मिलती हैं, बेशक, जिनकी आपस में कंपैटिबिलिटी होती है। मुझे लगता है कि नईम भाई और मैं आंखों में इतनी बातें कर लेते हैं कि जो जुमले लोग एक दिन हमारा फैमिली डिनर था, उसमें एक और भी हमारे दोस्त हैं, वो इस वक्त अमेरिका है। तो इत्तेफाक है कि जो है ना वो मेरी मिसेज और भाभी और उसकी मिसेज जो है उस दोस्त की, तो आपस में डिस्कशन कर रही थी कि इनकी आदात के बारे में। मोस्टली वो चीज़ें मिलती जुलती थी हमारी। बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि शायद हमारा मिजाज मिलता है, तो हम एक साथ खाना भी खा रहे हैं, हमारी फैमिलीज भी साथ बैठी हैं, हम इकट्ठे हैं। तो ये चूंकि थोड़ा सा सफर जो है इसमें मैं शामिल रहा, इस थोड़े शामिल नहीं रहे, बल्कि लेट मी कट यू, इन्होंने ही इज द वन जिन्होंने सारे टैलेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स, पूरा एक एक चीज जो है ना वो नईम भाई ने हैंडल की। इसमें कोई शक नहीं है। जब आपका शो शुरू हो रहा था तो मैं आई थी वहाँ पे, चैनल पे कितनी लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी, बहुत काम कर रहे थे ये, बहुत से ऑडिशंस हो रहे थे। कोई शक नहीं है कि मिस्टर नईम इज आल्सो हिमसेल्फ इज अ वंडरफुल मैन, और यूजुअली दोस्तें या दोस्तों आपस में जब अरसा साथ गुजारे तो शक्लें भी मिलना शुरू। अच्छा, मुझे एक मज़े का वाकया नईम भाई का याद आ गया कि वो हमारे जो एक प्रोड्यूसर साहब थे, जो बाद में डायरेक्टर बने होशियारियाँ के, वो कहने लगे कि जी आपने कभी IFB नहीं लगाई कान में, तो आप पता नहीं IFB के क्या। तो मुझे नईम भाई ने कहा कि वो कह रहे हैं आपका IFB के साथ ना ऑडिशन लेना है, अच्छा, तो ज़रा आ जाएं। मैंने कहा हो जी। जाके स्टूडियो में बैठे, मुझे IFB लगी, तो मैंने शो स्टार्ट किया, तो मैंने नईम भाई की तरफ देखा, नईम भाई मेरे लो पास है क्योंकि वो दोस्त थे, उन्होंने आपको पहले ही पास कर दिया। नहीं, तब तो नई मुलाकातें थी। अच्छा। तो नहीं, कहते मेरे लो पास है। तो मैं यहाँ पे वो बात अपनी कंप्लीट कर लूँ, ना सिर्फ ये कि तवक्कुल, मैं आज क्योंकि ये नईम भाई का शो है तो इसमें मैं बड़ी खुल के बातें कर रहा हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं की। जब मैंने शो बनाने का सोचा, मेरे दोस्तों ने जब मुझे पुश किया कि तुम शो बनाओ, मैंने ज़िंदगी में कभी कैमरा देखा नहीं था। अच्छा। मैंने सबसे पहले किताबें ख़रीदी, मैंने डायरेक्शन पे किताबें पढ़ी, प्रोडक्शन पे किताबें पढ़ी, मैंने कैमरे ख़रीदे, घर में लाइटिंग मैंने अपने हाथ से की, मैंने अपने हाथ से घर में लाइटिंग करके, कैमरे लगा के, फ्रेमिंग करके, दोस्तों को बुला के, उनके इंटरव्यूज़ करके, उसको एडिट मशीन पे मैंने एडिटिंग सीख के खुद जबरदस्त खुद एडिटिंग में आज ये बातें खोल रहा हूँ। मुझे एडिटिंग तक मैंने एक एक चीज़ करके, सब कुछ सीख के, पढ़ के, फिर मैं भोला सा बन के गया था कि क्यों ना एक शो बना ली। जबरदस्त, ग्रेट। तो मेहनत होती है, स्मार्ट स्ट्रेटजी एंड पैशन। और आप दोनों को ना एक क्रेडिट भी जाता है जो मैं देना चाह रही हूँ, वो ये है कि अच्छी बात यह है कि आप दोनों लाहौर में काम कर रहे हैं, क्योंकि आई मीन पंजाब में काम करना, लाहौर में काम करना, अदरवाइज देखें लाहौर तो इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ड्रामास भी वहीं पे बन रहे हैं, प्रोग्राम्स भी कराची में बन रहे हैं, तो खुशी है कि आप लोगों ने एक इस चीज़ को यहाँ पे जिंदा रखा हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक बात की, क्रेडिट की बात की, कुछ क्रेडिट हम आपको भी देते हैं। थैंक यू जी, पहले कह दिया मैंने। इतने अरसे से आप काम कर रही हैं एज अ एक्ट्रेस एंड मॉडल, तो ये बताएं, जब आपने अगर एज एन इन्फ्लुएंसर एज वेल,
जब इन्फ्लुएंसर की ज़िंदगी में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि डिजिटलाइज्ड एरा में कितना ज़्यादा रुझान हो गया सबका, हर कोई इन्फ्लुएंसर है। तो आपको क्या लगता है कि जो मेरिट है इन्फ्लुएंसर्स का वो किस तरह से जस्टिफाई होता है? इसमें तो सोशल मीडिया जो है एक बेलगाम घोड़ा है, इसको मैं ये कहती हूँ, क्योंकि आप देखें ना कि यहाँ पर भी अब इतना कंपटीशन तो हो गया है, बट आप ये भी तो देखें कि जो एक फजूल चीज़ें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अब होना शुरू हो चुकी हैं। अगर आप व्लॉगर्स को देखें तो उसमें भी ज़्यादातर आपको वो लोग नज़र आएंगे जो अजीबोगरीब किस्म की ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिनको देख के आप नहीं सोच के भी नहीं आप कह सकते कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे कल ही मैं कुछ व्लॉगर्स को देख रही थी जो डेली बेसिस पे मिलियंस में व्यूज़ ले रहे हैं, मगर वो जो कुछ कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि हर एक की कैटेगरी के लिए, हर एक की चॉइस के अकॉर्डिंगली उसको सोशल मीडिया पे मवाद मिल जाता है और वो अपने हिसाब से उसको देख लेता है।